तीनों देशों के दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रेलिया में है। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्वागत किया और सेल्फी भी ली। औपचारिक स्वागत में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और क्रिटिकल मिनरल समेत कई क्षेत्रों में समझौतों की घोषणा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर भी मुहर लग गई है। दोनों देश एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर पर मिलकर काम करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई साझा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध का समाधान डिप्लोमेसी से ही संभव है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न मीट्स मोदी प्रोग्राम में 30,000 भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आया हूं, यानी मेरी हैट्रिक हो गई है। उन्होंने इस कार्यक्रम में ग्रो मोर, अचीव मोर का नारा दिया। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर, अचीव मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला जारी रखा है। उधर ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इन सबके बीच आज ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, दोनों देशों के बीच हमले अब भी जारी है, क्या हो रहा है आखिर खाड़ी क्षेत्र में, बताइए। देखिए, खाड़ी क्षेत्र में जो पिछले करीब 2 महीने से घमासान मचा हुआ है, उसमें आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घमासान की शुरुआत जिस सर्वोच्च नेता, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर हमले से हुई थी, अमेरिकी हमले से, उस खामेनेई को आज सुपुर्द खाक किया जा रहा है। तो पूरे ईरान में जनता के बीच में अमेरिका के खिलाफ एक जनाक्रोश है और राष्ट्रभक्ति काफी चरम पर है। तो ईरान नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से वो दिखे कि हम अमेरिका के सामने झुक गए हैं या फिर अमेरिका की शर्तों को मान लिए हैं। और लगातार ईरान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा अभी भी बना हुआ है और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अभी भी हमला कर रहे हैं। यही वजह कि पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा और मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। फिर जवाबी हमला ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया। वो पिछले 24 घंटे में हुआ और फिर भी चल रहा है। लगातार दूसरे दिन ये हमले चल रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद सा हो गया है। और खाड़ी के जो देश हैं जहां पे अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, करीब 90 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है, ऐसा ईरान का दावा है। और इसमें जो बात करूं मैं, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सारे जगहों पर लगातार सायरन की आवाजें सुनने में आ रही है, लगातार बम धमाके की आवाज सुन रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, शहर हैं, उस पर काफी ज्यादा बंदर अब्बास, बुशैर, चाबार, इन सब जगहों पर अमेरिकी विमानों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। एक तरह से कहें कि ये हमला लगातार 2 दिन से काफी चरम पर पहुंचा हुआ और आज शायद ये चरम पर दिखे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि वहां के सर्वोच्च नेता का सुपुर्द खाक किया जा रहा है, तो दोनों अपने अपने लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस तरह के हमले कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल कमर्शियल जो ये थे, जहाज थे, उनका आवाजाही लगभग ठप से हो गई है। तो देखना है कि कल से स्थिति में किस से सुधार आता है, क्योंकि बता दूं कि इस सुपुर्द खाक करने के बाद अब ये कहा जा रहा था कि कतर के भीतर जो एमओयू किया गया था दोनों पक्षों के बीच में, उस एमओयू को लागू करने का फ्रेमवर्क जो है तय करने के लिए बातचीत की शुरुआत होगी। तो कल से बातचीत की शुरुआत होती है कि नहीं होती है, कब बातचीत की कोई नई तारीख निकल कर आती है, इन सब चीजों पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पश्चिम एशिया में समझौते के बावजूद शांति नहीं लौट रही है। कौन है इसकी सबसे बड़ी वजह? डोनाल्ड ट्रंप, मुस्तफा खामेनेई या फिर बेंजामिन नेतन्याहू? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। असली विलन कौन? शाम 7:57 पर। अक्सर ट्रेन की तत्काल टिकट बुक करने में कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। IRCTC की वेबसाइट धीमी पड़नी, बार बार कैप्चा भरने से भी दिक्कत होती है, या फिर कुछ नहीं तो बुकिंग के दौरान साइट ही क्रैश हो जाती है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो आपके लिए राहत की खबर है। रेल मंत्रालय अगले हफ्ते IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है, जो मौजूदा वेबसाइट के मुकाबले काफी ज्यादा तेज होगी। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ी है दीपाली नंदा। दीपाली, बताइए कैसे सुपरफास्ट होने वाली है पूरी टिकट बुकिंग की प्रक्रिया? देखिए, IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी 15 जुलाई को। इस बात की घोषणा पिछले महीने ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस वक्त कर दी थी, जब कुछ स्टूडेंट्स ने उनके पास आकर इस परेशानी को सामने रखा था कि जब वो ऑनलाइन टिकट बुक कराने जाते हैं तो कैप्चा को लेकर कई सारी दिक्कतें उन्हें आती है, और उन्होंने ऑन द स्पॉट इस बात की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब क्या कुछ खास होने वाला है, जो सवाल आपने पूछा, तो जो सोर्सेज से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अब जो नई IRCTC की वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी टेस्टिंग अपने फाइनल स्टेज में है,
फास्ट ट्रैक उसे किया गया है, उसकी स्पीड को बढ़ाया गया है। खासतौर पर अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं, जो मिनटों का नहीं बल्कि सेकंडों का खेल होता है आज के टाइम में, उसमें आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि अभी जो प्रति मिनट क्षमता है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक करने की, वो 35 से 40 हजार है। और अब जो टारगेट रखा गया है नई वेबसाइट के जरिए, वो 1 लाख तक किया गया है। यानी कि प्रति मिनट 1 लाख टिकट ऑनलाइन बुक हो, इस तरह से उस वेबसाइट को डिजाइन किया गया है और जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी सुविधा मिलने जा रही है वो ट्रेन सर्च को लेकर मिलने जा रही है। सीट चेक करने को लेकर जो स्पीड है वो 10x तक बढ़ सकती है, यानी कि 10 गुना तेजी से पूरी वेबसाइट चलेगी और आसानी से आप अपने डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन को जल्दी सर्च कर पाएंगे। जितना जल्दी सर्च करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी टिकट भी बुक हो पाएगी। यानी कि जो साइट क्रैश या फिर स्लो स्पीड की अभी दिक्कत है, उससे राहत मिलने वाली है। कैप्चा जिसे लेकर एक बिल्कुल स्पेसिफिकली शिकायत की गई थी रेल मंत्री से, उस पर आपको छुटकारा मिल सकता है। सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि मोबाइल बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम को लागू किया जा सकता है और साथ ही साथ यात्रियों को अपनी सीट खुद चुनने का भी विकल्प नई आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर मिल सकता है। रीजनल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस है उसे फास्ट किया जाए और साथ ही साथ सिंपल और एक रिलायबल बनाया जाए, इस लिहाज से पूरी वेबसाइट को डिजाइन किया गया है और अगले हफ्ते हम इसको लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं इस नई वेबसाइट से लोगों को अब टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए। दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव के बावजूद आखिरी घंटों में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। तो वही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। कैसे रहा आज के बाजार का पूरा हाल, बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। 24,000 का जो लेवल था जो कल निफ्टी ने तोड़ा था, उसको आज निफ्टी ने रीगेन किया। अगर बात करें क्लोजिंग की, तो आखिरी के आधे घंटे में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 80 अंकों के बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा कारोबार किया है, 500 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर कल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आईटी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली टीसीएस के नतीजों से पहले। इसके अलावा ऑटो और डिफेंस में गिरावट थी, लेकिन बाकी सारे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, सभी जगह अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत दबाव आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिला। इंडिया विक्स यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली और यहाँ से मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। अगर आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें, यानी कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। सन फार्मा यहाँ पर 2.5% से ज्यादा के गेंस। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व और इंटरग्लोब एविएशन, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। लेकिन निफ्टी को ड्रैग किसने किया, किसने साथ नहीं दिया? डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इनकी एक जो दवा है उसको लेकर कुछ चिंताएं जताई जा रही है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और करीब करीब 6% नीचे ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा इन्फोसिस, मारुति और एनटीपीसी, ये सारे काउंटर थे जो निफ्टी 50 को ड्रैग कर रहे थे। अगर आज के कुछ चुनिंदा काउंटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर ज्वेलरी शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर जो ब्रोकरेज अपडेट आई, ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की, वहाँ से अच्छे खासे मूव्स देखने को मिली। और जो जेपी मॉर्गन है उनका मानना है कि जो ज्वेलरी डिमांड है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है आगे भी, और आज ये शेयर वायदा का टॉप गेनर भी बना। इसके अलावा सैनको और टीवीजेड, यहाँ पर भी अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। लेकिन एक और स्पेस आज फोकस में रहा, वो है ईएमएस शेयर। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जो सरकार है उसने चार्जिंग मॉड्यूल और डिस्प्ले के कंपोनेंट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको यहाँ पर हटा दिया है, और ये जो ड्यूटी है वो 31 मार्च 2029 तक हटा दी गई है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी खासी जो है वो तेज़ी देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड माहौल। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने आज 151 साल पूरे किए हैं। 9 जुलाई 1875 को शुरू होने वाला बीएसई अब दुनिया का सबसे तेज एक्सचेंज माना जाता है। बीएसई के बेमिसाल सफर के बारे में बता रहे हैं आशीष। पेड़ के नीचे से शुरुआत हुई थी, बरगद बैनियन ट्री के नीचे से 1875 में आज ही के दिन, और वहां से अगर आप देखें तो बीएसई ने क्या नए हायर हाइज, नए कीर्तिमान यहाँ पर लगातार हासिल किए हैं। शुरुआत की थी प्रेमचंद रॉयचंद ने,
और वहाँ से अगर आप देखें तो ये भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। अगर आप पूरी दुनिया भर में भी देखें ना तो 10वां सबसे पुराना एक्सचेंज ये माना जाएगा, लेकिन पुरानी शुरुआत है, नई टेक्नोलॉजी का अब साथ है। अब आप देखें पूरी दुनिया भर में एग्जीक्यूशन स्पीड के लिहाज से देखें तो बीएसई ने लगातार नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। अब जो लास्ट अपडेट हमारे पास है उसके मुकाबले आप देखें तो इनका जो ऑर्डर रिस्पांस टाइम है ये 6 माइक्रोसेकंड है, यानी एक बार आपने पलक झपकाई और सैकड़ों ऑर्डर यहाँ पर हो गए। इस प्रकार की एग्जीक्यूशन स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिली है। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज के मामले में आप जानती होंगे एक एक्स ग्रुप होता है जो कि एक्सक्लूसिवली बीएसई होता है, तो 5500 से ज्यादा कंपनियां बीएसई पे लिस्टेड है जो कि एनएसई के मुकाबले तकरीबन दुगनी है। लेकिन ये जो हम्बल बिगनिंग शुरू हुई थी, लगातार बड़े मूव देखने को मिले, फिर बीएसई था सबसे बड़ा, फिर उसको एनएसई ने चैलेंज किया, लेकिन अब ओवर द इयर्स आप देखें ना तो इस एक्सचेंज ने अपना पूरा फोकस किया टर्न अराउंड के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से डेरिवेटिव्स में एक सर्ज आया था, राइट प्लेस पर एकदम राइट टाइमिंग, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और मई 2023 में जो बैंकेक्स और सेंसेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन्हें रीलॉन्च किया गया और वहां से आप देखें तो लगातार डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में सर्ज देखने को मिला। अब आप स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो बीएसई अभी भी बहुत पीछे है एनएसई के मुकाबले, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 30 से 37% का जो मार्केट शेयर है ये लगातार ऑन एंड ऑफ हासिल करती रहते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की, तो शानदार जर्नी रही है। अब पिछले 3 साल में आप देखें तो FY24 में करीब 1568 करोड़ की रेवेन्यू थी, वहां से आप देखें तो 4834 करोड़, यानी तकरीबन 74% CAGR है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि टॉप लाइन बढ़ी, आप बॉटम लाइन को तो देखिए एक बार। FY24 में 772 करोड़ का मुनाफा था जो अभी 2487 हो गया FY26 के एंड में, यानी 3 साल में जो मुनाफे की ग्रोथ है इसमें 124% का CAGR है। क्या वॉल्यूम सर्च की गई है, मार्केट में पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता गया और जैसे जैसे बीएसई बढ़ा लोगों की वेल्थ भी बढ़ती गई, खासतौर पर उनकी जिन्होंने बीएसई में बहुत शुरुआत से निवेश किया। अब आप इसकी रिटर्न प्रोफाइल एक बार के लिए देखिए, 1 साल बहुत शानदार, और ये पूरी कैपिटल मार्केट की थीम लगातार हम डिस्कस करते रहे। 49% का सर्ज है, लेकिन 5 साल जिसने बीएसई अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखा, 38 टाइम्स की मैसिव वेल्थ क्रिएशन बीएसई ने करके दिखाई है। दुनिया में डिजिटल डेटा जनरेट करने के मामले में भारत का हिस्सा 20% है, लेकिन डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 3% ही है। ऐसे में आज गुजरात सरकार ने अपनी डेटा सेंटर पॉलिसी की घोषणा की। भारत के कई राज्यों में डेटा सेंटर पॉलिसी है। गुजरात की इस पॉलिसी को इंडस्ट्री किस तरह से देखती है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने एसोचैम गुजरात के प्रेसिडेंट से बात की। एसोचैम गुजरात के हेड से बात करते हैं। चिंतन भाई बताइए, कैसी पॉलिसी लगी आपको, इसमें क्या क्या खास है? ये बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। ऑल दिस इयर्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वाज फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन चुके थे, सर्विस सेक्टर के लिए ये बैकबोन था और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेके आए हैं जिसमें SGST इंसेंटिव, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी, डील, यानी अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डीसेलिनेशन और पावर तक की इन्होंने ये हैंड होल्डिंग की है, विच इज वेरी प्रोग्रेसिव कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अगर ये देखें तो आई वुड से ये टॉप 3 पॉलिसीज में से एक होनी चाहिए। अब पॉलिसी तो चलो एट्रैक्टिव है एज पर इंडस्ट्री, लेकिन कौन कौन से बड़े प्लेयर इसमें हिस्सा ले सकते हैं और कितना निवेश हो सकता है और कितना गीगावाट पर काम शुरू हो सकता है डेटा सेंटर का? अभी पॉलिसी आई है, तो जो गाइडलाइन के हिसाब से हम देख पा रहे हैं तकरीबन 7.5 गीगावाट के डेटा सेंटर्स को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो बाई थंब रूल अगर देखा जाए तो 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है इस पॉलिसी द्वारा। एंड जो आप कह रहे हैं, दूसरा सवाल आपका है कि कौन कौन आने वाले हैं। अगर ये 7.5 गीगावाट की बात करें तो इंडिया से तो बड़े बड़े प्लेयर्स पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब रहेंगे ही रहेंगे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग गूगल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफ द वर्ल्ड विल आल्सो कम टू फॉर दिस पॉलिसी। तो ये डेटा सेंटर बनाने में भी जो डेवलपर, एज एन डेवलपर, उसमें कौन कौन रह सकते हैं? आज की तारीख में इंडिया में अदानीज आर देयर, L&T, वेल्सपन और तकरीबन और 3 नई कंपनियां हैं जो गुजरात को काफी एग्रेसिवली देख रहे हैं। रिलायंस भी इसमें एक हिस्सा ले सकती है। ऑलरेडी एक बड़ा डेटा सेंटर आई थिंक ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं मेटा के साथ, एंड आई एम वेरी श्योर दे विल आल्सो बी लुकिंग एट दिस पॉलिसी एंड धोलेरा एज अ क्लस्टर।
निसान इंडिया ने अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 10.5 लाख रुपए से शुरू है। टेक्टॉन भारत में बनकर 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी की जाएगी। डिजाइन, फीचर्स, इंजन, स्पेस के मामले में नई निसान टेक्टॉन कितनी दमदार है, बता रहे हैं कुमार संजय। निसान की मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में नई पेशकश जी है टेक्टॉन, और इसका ग्लोबल वर्ल्ड प्रीमियर कंपनी ने भारत में की है। और मैं बता दूं, कंपनी इसे बेबी पेट्रोल कह रही है, क्योंकि जो इसका फ्रंट का लुक है, जो इसकी सुपर पावरफुल जो एसयूवी है पेट्रोल, उसके ही डिजाइन थीम पर इसे डिजाइन किया गया है। चाहे उसका फ्रंट लुक हो, हेडलैम्प हो, या अप्रोच एंगल हो, या फिर डिपार्चर एंगल। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, और सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म और सेम फीचर्स हैं। कीमत जान लीजिए, जो इसकी एक शोरूम कीमत है 10.5 लाख से स्टार्ट हो रही है, और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 18,59,000 रुपया। और इसमें आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है T160, जिसे कंपनी ने नाम दिया है, और इसमें आपको 1 लीटर इंजन है, इसका पावर आउटपुट है 100 bhp, और इसमें आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। जबकि दूसरा जो इंजन ऑप्शन है T280, और उसमें इंजन है 1.3 लीटर का, जिसका पावर आउटपुट है 163 bhp, और उसमें आपको मैनुअल के साथ DCT गियर का ऑप्शन मिलता है। इसका इंटीरियर है पूरी तरह से सेम डस्टर का लुक एंड फील दिया गया है। जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसका साइज है 10.25 इंच, और जो सेंट्रल कंसोल पैनल में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका साइज है 10.1 इंच, और दोनों फ्रंट सीट वेंटिलेटेड हैं। और मैं बता दूं, इसमें सनरूफ भी दिया गया है, गूगल असिस्ट भी इसमें दिया गया। और सेफ्टी के लिए मैं बता दूं, कंपनी इसमें आपको ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स इसमें दी है, और 6 एयर बैग भी इसमें कंपनी दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई के बाद राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिली। देर रात से हो रही बारिश फिलहाल थम गई है, लेकिन जलभराव की वजह से जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में जलभराव से सड़कें पानी में डूब गई है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर भी असर देखने को मिला। बारिश का सबसे ज्यादा असर दिल्ली के बदरपुर, नोएडा के सेक्टर 75 और 115, गाजियाबाद के NH24, इंदिरापुरम और शास्त्री नगर में देखने को मिला, जहां जलभराव की वजह से यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। उधर गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश से शहर की रफ्तार थम गई है। कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, कई फीट तक पानी भर गया है, नाले उफान पर आ गए हैं, और जलभराव के कारण लोगों को घंटों जाम और परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और सतर्क रहने की अपील की है। कई दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपाने के बाद अब मॉनसून पूरे भारत में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। उत्तर भारत से लेकर पूरे देश में कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। 8 जुलाई तक देश भर में बारिश की कमी घटकर महज 15% रह गई है। अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहा तो ये कमी भी लगभग पूरी हो सकती है। मॉनसून की ताजा स्थिति और आगे का पूर्वानुमान बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। वैसे तो मॉनसून सामान्यतः 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है, लेकिन इस साल एक दिन की देरी से मॉनसून ने पूरे भारत को कवर किया है। मॉनसून अब गुजरात और राजस्थान के बाकी हिस्सों के अंदर भी पहुंच गया है, और मॉनसून की वजह से पूरे उत्तर भारत के अंदर भारी बारिश देखने को मिल रही है। खासतौर पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और गुजरात के अंदर इस वक्त भारी बारिश है। पहले मॉनसून की जून के अंदर मॉनसून के अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिली थी, लेकिन इस वक्त मात्र डेफिशिएंसी घट करके 15% तक रह गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक भारी बारिश पहले की तरह जारी रहेगी, और खासतौर पर कि दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में अब तक कई इलाकों में 100 mm से ज़्यादा की बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन के अंदर 100 mm की बारिश और होगी। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूँ तो गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में 100 mm से ज़्यादा की बारिश भी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसकी वजह से कई जगहों के ऊपर हमें जल भराव भी देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपनी जो प्लान्स हैं उसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रैफिक जाम और जल भराव का सामना करना पड़ेगा। भारत में